नमस्कार। इकोनॉमिक्स अवध क्लासेस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज की क्लास में लगभग 25 बहुविकल्पी प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। यह प्रश्न आगामी शिक्षक भर्ती परीक्षा जैसे टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ, केबीएस, एनबीएस, जीआईसी, एलटी, बीपीएससी 3.0 एग्ज़ाम तथा आरपीएससी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है तथा रिवीजन की दृष्टि से भी यह क्लास महत्वपूर्ण है। यहाँ से प्रश्न एग्ज़ाम में मिलने की संभावना है। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज की क्लास में क्या क्या प्रश्न है। 1 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सी जोड़ी सही रूप में सुमेलित नहीं है। तो एक तरफ संकल्पना दी गई है और दूसरी तरफ संगठन का नाम दिया गया है। कौन सी संकल्पना किस संगठन द्वारा दिया गया है, सही पहचानना है। महिला विकास सूचकांक यूएनडीपी, तो महिला विकास सूचकांक यूएनडीपी द्वारा जारी किया जाता है, तो ए नंबर सही है। बी नंबर व्यापार करने में सरलता, व्यापार करने में सरलता सूचकांक विश्व बैंक द्वारा जारी किया जाता है, तो बी भी सही है। और 3 नंबर समावेशी सूचकांक, तो समावेशी सूचकांक विश्व विकास फोरम द्वारा जारी किया जाता है, यह भी सही है। विश्व भुखमरी सूचकांक संयुक्त राष्ट्र संघ, तो विश्व भुखमरी सूचकांक संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा जारी नहीं किया जाता है, इसलिए डी गलत है। और विश्व भुखमरी सूचकांक यह कंसर्ट वर्ल्ड वाइड और वेल्थुंग रहिल्फे संस्था द्वारा जारी किया जाता है और इसका प्रकाशन कंसर्ट वर्ल्ड वाइड द्वारा प्रत्येक वर्ष किया जाता है। अगर विश्व भुखमरी सूचकांक 2023 की बात की जाए तो विश्व भुखमरी सूचकांक 2023 में 125 देशों में भारत का स्थान जो है वह 111 है। भारत का स्थान 111 है, जबकि भारत के पड़ोसी देशों की अगर बात की जाए, भारत के पड़ोसी देशों में पाकिस्तान का स्थान 102 है, बांग्लादेश का स्थान 81वें नंबर पे है और नेपाल 69 पे है तथा श्रीलंका 60 नंबर पे है। तो भारत के पड़ोसी देश काफ़ी अच्छी स्थिति में हैं। भारत का स्थान 111वां है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स वैश्विक भुखमरी सूचकांक को जो रैंक दी जाती है वह 0 से 100 के बीच में दी जाती है। 0 जो होता है स्कोर वह सबसे अच्छा होता है और 100 का स्कोर जो होता है वह सबसे खराब होता है। इसकी गणना के लिए अल्प पोषण, चाइल्ड स्टंटिंग और चाइल्ड वेस्टिंग तथा शिशु मृत्यु दर को लिया जाता है। चाइल्ड स्टंटिंग और चाइल्ड वेस्टिंग के अंतर्गत जो शिशुओं की आयु है वह 5 वर्ष तक ली जाती है और शिशु मृत्यु दर के अंतर्गत भी जो शिशुओं की आयु है वह 5 वर्ष ली जाती है। इस प्रकार से इसमें जो आयु है वह आयु की गणना 5 वर्ष के बालकों के लिए की जाती है। वैश्विक भुखमरी सूचकांक में सबसे निम्न स्तर की अगर बात की जाए तो यमन, मेडागास्कर है। यमन और मेडागास्कर जो है सबसे निचले स्तर पर है, निचले पायदान पे है। अगला प्रश्न है, किन कारणों से बाजार विफलता हो सकती है। अपूर्ण प्रतिस्पर्धा, बाह्यताएं, तो बाजार विफलता जो है अपूर्ण प्रतिस्पर्धा और बाह्यताओं के दोनों के कारण होती है, तो सी सही है 2 नंबर प्रश्न में आंसर। अगला 3 नंबर प्रश्न है, किसी वस्तु को गिफिन वस्तु तब कहा जाता है जब आय प्रभाव निम्न में से कौन सा होता है। ए धनात्मक और प्रतिस्थापन प्रभाव से अधिक, बी प्रतिस्थापन प्रभाव से कम, सी प्रतिस्थापन प्रभाव के बराबर होता है और डी धनात्मक और प्रतिस्थापन प्रभाव से अधिक। तो किसी वस्तु को गिफिन वस्तु तब कहा जाता है जब आय प्रभाव ऋणात्मक और प्रतिस्थापन प्रभाव से अधिक होता है, इसलिए ए सही है। अगला है 4 नंबर प्रश्न, ए नहीं डी सही है 3 नंबर प्रश्न में। अगला 4 नंबर प्रश्न है, प्राथमिक घाटे की माप निम्न में से किसके द्वारा की जाती है। तो प्राथमिक घाटा बराबर होता है राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज भुगतान। तो राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज भुगतान प्राथमिक घाटा किस ऑप्शन में दिया गया है, ए ऑप्शन में दिया गया है। इसके अलावा राजस्व घाटा होता है। राजस्व घाटा किसे कहते हैं, तो राजस्व घाटा जब कुल राजस्व प्राप्ति कुल राजस्व व्यय से कम होती है, अर्थात कह सकते हैं कुल राजस्व व्यय माइनस कुल राजस्व प्राप्ति होती है, तो इसे कहते हैं राजस्व घाटा हो रहा है सरकार को। सरकार की उधार आवश्यकताओं को प्रकट करता है। राजस्व घाटा जो है सरकार की उधार आवश्यकताओं को प्रकट करता है। एक होता है राजकोषीय घाटा। राजकोषीय घाटा किसे कहते हैं, तो इसमें कुल प्राप्तियां उधार के अतिरिक्त पर कुल व्यय का आधिक्य राजकोषीय घाटा कहलाता है, जिसमें बजट व्यय माइनस बजट प्राप्तियां उधार के अतिरिक्त। अब यह क्या व्यय करता है राजकोषीय घाटा, तो यह ब्याज के भुगतान सहित सरकार की उधार लेने की सीमा को प्रकट करता है।
राजस्व घाटा क्या प्रकट करता था? राजस्व घाटा सरकार की उधार आवश्यकताओं को प्रकट करता है। और राजकोषीय घाटा जो है ब्याज भुगतान सहित सरकार की उधार लेने की सीमाओं को प्रकट करता है। इसके अलावा एक घाटा होता है प्राइमरी डेफिसिट या प्राथमिक घाटा। प्राथमिक घाटा किसे कहते हैं? तो प्राथमिक घाटा यह राजकोषीय घाटे तथा ब्याज के भुगतान के बीच का अंतर है। अभी हम लोग इसको अध्ययन कर चुके हैं कि ना, यह राजकोषीय घाटे और ब्याज भुगतान के बीच का अंतर, मतलब राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज भुगतान जो होता है वह प्राथमिक घाटा होता है। अब प्राथमिक घाटा क्या व्यक्त कर रहा है? प्राथमिक घाटा ब्याज के भुगतान के अतिरिक्त सरकार की उधार लेने की सीमाओं को व्यक्त करता है। सब प्राथमिक घाटा, राजकोषीय घाटा और राजस्व घाटा, ये तीनों घाटाएं सरकार की अलग अलग उधार लेने की तरीकों को व्यक्त करता है। जो राजस्व घाटा होता है वह सरकार की उधार आवश्यकता को व्यक्त करता है, मतलब सरकार को कितने उधार की आवश्यकता है, कितने पैसा लेने की ज़रूरत है, यह व्यक्त करता है। राजकोषीय घाटा ब्याज के भुगतान सहित सरकार की उधार लेने की सीमाओं को बताता है। तथा प्राथमिक घाटा ब्याज के भुगतान के अतिरिक्त सरकार की उधार लेने की सीमाओं को बताता है। तो इस प्रकार से 4 नंबर प्रश्न का सही आंसर ए है। अगला 5 नंबर प्रश्न है, भारत सरकार के लिए निम्न में से कौन सा लघु बचत योजना के अंतर्गत नहीं आता है? डाकघर जमा, जनधन खाते, सुकन्या समृद्धि योजना, लोक भविष्य निधि। तो जनधन खाते जो है वह लघु बचत योजना के अंतर्गत नहीं आते हैं। जनधन खातों की शुरुआत जो है 28 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पूरे भारत में व्यापक स्तर पर की गई। जनधन योजना जो है विश्व की सबसे बड़ी वित्तीय समावेशन योजना है। वर्तमान में जनधन योजना के अंतर्गत 30,000 दुर्घटना बीमा तथा 2 लाख रुपए दुर्घटना में मृत्यु होने पर बीमा कवर किया जाता है। और जनधन योजना के अंतर्गत सेविंग खाते में 5,000 रुपये तक ओवरड्राफ्ट लेने की सुविधा दी गई है। तो यह जनधन खाते से संबंध में कुछ महत्वपूर्ण बातें थी। अगला प्रश्न है 6 नंबर प्रश्न क्या है? भारत के किस संगठन को संधारणीय विकास लक्ष्यों की निगरानी का दायित्व सौंपा गया है? रिजर्व बैंक, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय, नीति आयोग, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय। तो भारत में नीति आयोग को संधारणीय विकास लक्ष्यों की निगरानी का लक्ष्य सौंपा गया है। सी सही है। 6 नंबर प्रश्न में सही आंसर सी है। नीति आयोग संधारणीय विकास लक्ष्यों की निगरानी करेगी। अगस्त 2015 को 193 देशों ने धारणीय विकास पर अपनी सहमति व्यक्त की थी तथा 1 जनवरी 2016 से धारणीय विकास लागू किए गए। धारणीय विकास में 17 लक्ष्यों को निश्चित किया गया तथा 17 लक्ष्य और 169 उप लक्ष्यों को निर्धारित किया गया है, जिन्हें 2030 तक प्राप्त करना है। पूरे विश्व में जो 17 लक्ष्यों में जो पहला लक्ष्य है वह है पूरे विश्व में गरीबी के समस्त स्तरों को समाप्त करना है। दूसरा है भुखमरी के समस्त स्तरों को समाप्त करना है। और पांचवा लक्ष्य जो है लैंगिक समता की समस्या को निपटाना है। यह लक्ष्य 2015 से 30 तक प्राप्त करने हैं। अगला जो प्रश्न है वह है, तो इसका जो 6 का सही आंसर जो है नीति आयोग होगा और नीति आयोग सी में दिया है। अगला 7 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किस योजना के अंतर्गत 17-18 वर्ष के आयु समूह के लोगों को 2 लाख दुर्घटना बीमा दिया जाता है? तो 17-18-70 वर्ष के आयु समूह को प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत दुर्घटना बीमा दिया जाता है। सी ऑप्शन सही है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना सी में दिया गया। अगला 8 नंबर प्रश्न है, श्रम की आरक्षित सेना का उपयोग निम्न में से किस अर्थशास्त्री द्वारा किया गया? जेसुम्पीटर, माल्थस, हिक्स, कार्ल मार्क्स। तो श्रम की आरक्षित सेना का उपयोग कार्ल मार्क्स ने अपने आर्थिक विकास के सिद्धांतों में किया था। डी सही है। अगला 9 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन विशेष श्रेणी का राज्य घोषित किए जाने का मानदंड नहीं है? अधिक जनसंख्या, अव्यवहार्य राज्य, खराब अवसंरचना, पहाड़ी एवं दुर्गम क्षेत्र। तो अधिक जनसंख्या जो है विशेष श्रेणी का राज्य घोषित किए जाने के लिए आवश्यक मानदंड नहीं है। बाकी अव्यवहार्य राज्य, खराब अवसंरचना, पहाड़ी एवं दुर्गम क्षेत्र, यह जो है विशेष राज्य का दर्जा घोषित किए जाने के लिए आवश्यक मानदंड है। तो इसका 9 नंबर प्रश्न का सही आंसर ए है। अगला 10 नंबर क्वेश्चन, किसी परियोजना की संगतता और व्यवहार्यता की जांच के लिए निम्न में से किस मूल्य का उपयोग किया जाता है? नियंत्रित मूल्य, बाजार मूल्य, छाया मूल्य, प्रशस्ति मूल्य। तो छाया मूल्य का उपयोग किया जाता है। छाया मूल्य सी ऑप्शन में है, तो 10 का सही आंसर सी है। अगला 11 नंबर प्रश्न है, किस पंचवर्षीय योजना में
पहली बार व्यापक आगत निर्गत मॉडल का उपयोग किया गया। तो तृतीय पंचवर्षीय योजना में पहली बार आगत निर्गत मॉडल का उपयोग किया गया। पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में हम लोग थोड़ा सा डिटेल से अध्ययन कर लेते हैं। समस्त पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में, कौन सी पंचवर्षीय योजना किस वर्ष से चालू की गई तथा पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या रहा और कितनी लक्ष्य प्राप्ति की दर रखी गई तथा कितना लक्ष्य को प्राप्त किया गया। अगर प्रथम पंचवर्षीय योजना की बात की जाए तो प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत 1951 से 55 तक रही और हैरड-डोमर समृद्धि मॉडल पर आधारित थी, जिसका मुख्य उद्देश्य कृषि एवं सिंचाई क्षेत्रों का विकास करना तथा खाद्यान्न आत्मनिर्भरता की प्राप्ति करना था। प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम अमेरिका के सहयोग से चलाया गया तथा 1953 में राष्ट्रीय प्रसार सेवा कार्यक्रम चलाया गया। प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान ही सतलज नदी पर भाखड़ा नांगल बांध, दामोदर घाटी बांध और महानदी पर उड़ीसा में हीराकुंड बांध योजना प्रारंभ की गई। इसके अलावा द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से 61 तक प्रारंभ की गई। 56 से 61 तक चली। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य समाजवादी समाज की स्थापना करना था, जो पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य भारी उद्योगों का विकास करना था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में राउरकेला उड़ीसा में, भिलाई छत्तीसगढ़ में, दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में लौह इस्पात संयंत्र की स्थापना की गई तथा इंटीग्रल कोच फैक्ट्री और चितरंजन लोकोमोटिव्स इसी योजना के अंतर्गत गठित किए गए। तृतीय पंचवर्षीय योजना 1961 से 66 के बीच में प्रारंभ की गई, जिसका उद्देश्य कृषि एवं उद्योग दोनों क्षेत्रों पर बल देना था और तृतीय पंचवर्षीय योजना में पहली बार जे सैंडी सुखमय चक्रवर्ती के आगत निर्गत मॉडल का उपयोग किया गया, जिसके अंतर्गत आत्मनिर्भरता एवं स्वतः स्फूर्तिवान अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखा गया। इस योजना में रुपये का अवमूल्यन किया गया। 1964 में रूस के सहयोग से बोकारो झारखंड संयंत्र की स्थापना की गई। 1964 में ही यूटीआई की स्थापना की गई। 1964 में डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। 1965 में भारतीय खाद्य निगम, 1965 में भारतीय कृषि कीमत आयोग और 1966 में हरित क्रांति लागू की गई। भारत में फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड 5 ईयर प्लान जो है वह ट्रिकल डाउन थ्योरी का अनुसरण करते थे। तृतीय पंचवर्षीय योजना में ही भारत चीन युद्ध, भारत पाक युद्ध 1965, भारत चीन युद्ध 1962 और 1965 में व्यापक सूखा के कारण वित्तीय संकट उत्पन्न हुआ, जिससे देश जो है योजना बनाने में असफल रहा और वित्तीय कार्यक्रम जारी नहीं रख सका। इसलिए 1966 के बाद 1967, 68, 69, 70 मतलब 3 साल एक वर्षीय योजना को लागू किया गया तृतीय पंचवर्षीय योजना के बाद। इसके बाद चौथी पंचवर्षीय योजना की अगर बात की जाए तो चौथी पंचवर्षीय योजना जो है 1969 से 74 के बीच चलाई गई और चौथी पंचवर्षीय योजना का प्रारूप जो है आर.डी. गाडगिल द्वारा तैयार किया गया था। आत्मनिर्भरता की अधिकतम प्राप्ति तथा समाजवादी समाज की स्थापना करना इस पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य था। 1969 में 14 वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। 1974 में इस्माइल बुद्धा भूमिगत नाभिकीय परीक्षण किया गया तथा 1973-74 में सूखा प्रवणता क्षेत्र कार्यक्रम तथा परिवार नियोजन कार्यक्रम चलाया गया। पांचवी पंचवर्षीय योजना, सबसे महत्वपूर्ण पंचवर्षीय योजना 1974 से 1989 तक चलाई गई इकलौती पंचवर्षीय योजना थी जो समय से पूर्व ही समाप्त कर दी गई। समय से पूर्व क्यों समाप्त कर दी गई? समय से पूर्व अनवरत योजना चलाने के लिए समाप्त कर दी गई। पांचवी पंचवर्षीय योजना 1974 से 1979 के बीच थी। लियोनटिफ के आगत निर्गत मॉडल पर आधारित थी, जिसका उद्देश्य गरीबी उन्मूलन के साथ आत्मनिर्भरता की प्राप्ति करना था। 1978 में इसे समय से पूर्व बंद कर दिया गया। पांचवी पंचवर्षीय योजना जो है डीपी धर मॉडल पर आधारित थी। इस योजना के अंतर्गत 1974 में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम, 1975 में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना, 1977-78 में काम के बदले अनाज कार्यक्रम तथा 1977-78 में राजस्थान में ही अंत्योदय योजना प्रारंभ की गई थी। 1978 में इस योजना को समाप्त कर दिया गया। एक वर्ष पूर्व कौन सी? पांचवी पंचवर्षीय योजना को। 1978 में पांचवी पंचवर्षीय योजना को समाप्त कर 78-80 में जनता पार्टी द्वारा अनवरत योजना
प्रारंभ की गई। अनवरत योजना के अगर प्रतिपादक की बात की जाए तो गुलनार मिडल थे, जो 5वीं पंचवर्षीय योजना में लागू की गई। भारत में अनवरत योजना को लागू करने का श्रेय डी.टी. लकड़वाला को जाता है। 1979 में ग्रामीण युवा रोजगार प्रशिक्षण कार्यक्रम ट्राइश्रेम चलाया गया और 1999 में स्वर्ण जयंती स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना चलाई गई थी। अगली पंचवर्षीय योजना की अगर बात की जाए तो छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से 85 के मध्य चलाई गई और छठी पंचवर्षीय योजना 2 बार लागू की गई। पहली बार जनता पार्टी द्वारा 1978-83 के बीच और सेकंड बार कांग्रेस द्वारा 80 और 85 के बीच। गरीबी निवारण तथा रोजगारी सृजन पर बल दिया गया। 1980 में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया और 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना की गई। 1982 को ही एग्जिम बैंक की स्थापना की गई थी। 7वीं पंचवर्षीय योजना की अगर बात की जाए तो 7वीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 90 के बीच में प्रारंभ की गई, जिसका उद्देश्य आधुनिकीकरण, आत्मनिर्भरता और सामाजिक न्याय पर बल देने के साथ दीर्घकालीन विकास व उदारीकरण पर बल देना था। 7वीं पंचवर्षीय योजना में 1986 में डाक विभाग में स्पीड पोस्ट प्रारंभ की गई। 1986 में ही कपाट की स्थापना की गई। 1988 सेबी, 1989 जवाहर रोजगार योजना, 1989 नेहरू रोजगार योजना और 1985 में इंदिरा आवास योजना प्रारंभ किया गया था। 7वीं पंचवर्षीय योजना के बाद 1990-92 में 2 वर्ष तक वार्षिक योजना चलाई गई, जिसका कारण राजनीतिक अस्थिरता था। राजनीतिक अस्थिरता में सरकारों के जल्दी बदलने से 1990 में जनता दल के पतन के बाद कांग्रेस की सरकार बनी, पर यह टिक नहीं सकी थी, जिसके कारण 1992 में कांग्रेस की पुनः वापसी के बाद 1992 में प्रणब मुखर्जी ने योजना आयोग के अध्यक्ष नियुक्त किया गया और 8वीं पंचवर्षीय योजना चालू की गई। अब 8वीं पंचवर्षीय योजना का समय जो है वह 1992 से 97 के बीच रहा है। अब 8वीं पंचवर्षीय योजना जो है नरसिम्हा राव तत्कालीन प्रधानमंत्री थे, मनमोहन सिंह वित्त मंत्री थे 8वीं पंचवर्षीय योजना में, और इस योजना में महालनोबिस मॉडल के स्थान पर राव मनमोहन मॉडल को लागू किया गया, जो जॉन डब्ल्यू मुलर मॉडल पर आधारित थी। और 8वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य मानव संसाधन विकास करना था। यह पूछा जाता है क्वेश्चन कि मानव संसाधन विकास करना किस योजना का उद्देश्य था, तो यह 8वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। 8वीं पंचवर्षीय योजना में ही 1 जनवरी 1995 को WTO की स्थापना की गई थी और 1993 में PM रोजगार योजना प्रारंभ की गई थी। PM रोजगार योजना 1993 में, रोजगार बीमा योजना 1993 में, वार्षिक योजनाएं इसी दौरान चली थी, जिसमें इसके पहले चली थी, जिसमें सिडबी और उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण प्रक्रिया अपनाई गई थी। 9वीं पंचवर्षीय योजना 1997 से 2002 के बीच चली। 1997 से 2002 के बीच जो 9वीं पंचवर्षीय योजना चली, इसका उद्देश्य सामाजिक न्याय और समता का विकास करना था। चलाई गई योजनाओं में स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना 1997, यह योजना पूछी जाती है एग्जाम में। स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, जवाहर ग्राम समृद्धि योजना 1999 में, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना 1999 चलाई गई थी। 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007 के बीच चलाई गई, जिसका उद्देश्य सामाजिक न्याय था, समता के लिए विकास करना था, आगे निर्गत मॉडल पर आधारित थी। इसके अलावा 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 2012 के बीच चलाई गई। 11वीं पंचवर्षीय योजना में तीव्र और अधिक समावेशी विकास से सबसे पहली बार प्रयोग किया गया था। इसके बाद 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 2017 के बीच चलाई गई, जिसमें तीव्र, अधिक समावेशी और सतत विकास या संपोषणी विकास को शामिल किया गया उद्देश्य के रूप में, तथा 12वीं पंचवर्षीय योजना के इतिहास में अंतिम पंचवर्षीय योजना थी। इसके बाद नीति आयोग ने दीर्घकालीन आर्थिक विकास एजेंडे को अपनाया। तो इस प्रकार से यह 11 नंबर प्रश्न के साथ साथ सारी पंचवर्षीय योजनाओं को हम लोगों ने डिटेल से अध्ययन कर लिया और इसका प्रश्न जो है तृतीय पंचवर्षीय योजना होगा, सी से ही होगा। अगला प्रश्न है 12 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अर्थशास्त्री ने पुनर्निवेश कसौटी को विकसित किया? तो हार्वे लेवेंस्टीन ने पुनर्निवेश कसौटी को विकसित किया। 12 में बी सही है। अगला 13 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किसने भारत में विकेंद्रीकरण योजना के लिए क्षेत्र उपागम की वकालत की? तो DR गाडगिल ने विकेंद्रीकरण योजना के लिए क्षेत्र उपागम की वकालत की थी। उपभोग में निकृष्ट वस्तु में होता है, तो उपभोग में निकृष्ट वस्तु में क्या होता है? शून्य आय प्रभाव, ऋणात्मक आय प्रभाव, धनात्मक आय प्रभाव, असीमित प्रभाव। तो उपभोग के निकृष्ट वस्तु में ऋणात्मक आय प्रभाव होता है, ऋणात्मक आय प्रभाव बी में दिया है, बी सही है। मुद्रास्फीति निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इसमें फर्स्ट क्या दिया है? मुद्रास्फीति कर्जदारों के लिए लाभदायक है। मुद्रास्फीति कर्जदारों के लिए लाभदायक है, सही है।
सही है। जो ऋणी होते हैं या जो कर्जा लेते हैं वह मुद्रास्फीति से लाभ प्राप्त करते हैं। सही है। और मुद्रास्फीति बांड धारकों के लिए लाभदायक है, तो बांड धारकों के लिए लाभदायक नहीं है, बांड धारकों के लिए हानिकारक है। तो इसमें फर्स्ट सही है, एक केवल एक सही है इसमें। मुद्रास्फीति से किस किस वर्ग के लोगों को लाभ होता है, तो इसमें ऋणी है, उत्पादक है, व्यापारी है, कृषक है, विनियोगकर्ता वर्ग है, परिवर्तनशील आय समूह के वर्ग को मुद्रास्फीति से लाभ होता है। जबकि हानि मुद्रास्फीति के कारण किसको होती है, उपभोक्ता को, ऋणदाता को, स्थिर आय समूह को, पेंशन प्राप्तकर्ता वर्ग को और शेयरधारकों को हानि होती है। तो इस प्रकार से इसका जो सही आंसर है 15 नंबर प्रश्न का, वह कोट में जो ए दिया है ए सही है। अगला है 16 नंबर, निकट मुद्रा की सही परिभाषा क्या है। तो निकट मुद्रा की सही परिभाषा परिसंपत्ति जो मूल्य संचय को पूरा करता है तथा जिसे अल्प सूचना पर विनिमय के साधन में रूपांतरित किया जाता है, डी सही है। अगला प्रश्न है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करो। तो एमपीसी निकालने के लिए के बराबर होता है 1/1 माइनस एमपीसी, और एमपीएस निकालने के लिए के बराबर होता है 1/एमपीएस। तो एमपीसी 1/1 माइनस 0.2 करेंगे तो हो जाएगा 1/8 हो जाएगा, तो 4/5 हो जाएगा, तो 1.25 आ जाएगा। तो 1 का मिलान हो जाएगा 1.25, डी ऑप्शन में दिया गया है। बाकी एमपीएस तो 1/0.5 हो जाएगा, तो यह 0.0 तो 2 हो जाएगा, एमपीएस 2 हो जाएगा, तो इसका मिलान हो जाएगा 2 से। तो 4 का 4 से सिर्फ सी में दिया गया है, इस प्रकार से सी ऑप्शन सही है। अगला है 16 ने सतत समृद्धि की स्थिति के संदर्भ में समयों पर उत्पादन वृद्धि होगी। 16 मॉडल में सतत समृद्धि की स्थिति के संदर्भ में समयों पर उत्पादन वृद्धि होगी, तो वह होगी स्थिर सी ऑप्शन में दिया गया है। नीचे दिए गए आरेख में उपभोक्ता का अधिशेष जो है ए बी होगा, ए बी उपभोक्ता का अधिशेष है, और किसी को बदतर बनाए बिना किसी को बेहतर नहीं बनाया जा सकता, यह कथन है। तो यह कथन पैरेटो इष्टतम का है, पैरेटो इष्टतम ए ऑप्शन में दिया गया है। तो 20 नंबर प्रश्न का सही आंसर ए है। इस प्रकार से आज की इस क्लास में हम लोगों ने 20 बहुविकल्पी प्रश्नों को सॉल्व किया। जो यह प्रश्न स्तरीय थे तथा आगामी शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है और रिवीजन के लिए भी महत्वपूर्ण है। अगर आप लोग हमारे इस यूट्यूब चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।